तो हेलो दोस्तों, चलिए यूनिट 5 का रिवीजन हम लोग कर रहे थे। इसमें चैप्टर 5 पढ़ेंगे। तो शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर, शांति एवं सुरक्षा, तो पीस एंड सिक्योरिटी। तो बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है? शक्ति संतुलन। तो वस्तुतः शक्ति के संतुलन की धारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में 18वीं सदी व 19वीं सदी की है, जहां 5 या 6 मुख्य राष्ट्रीय कार्यकर्ता हुआ करते थे जो शक्ति के लिए परस्पर संघर्षरत थे। अतः शक्ति संतुलन की धारणा से यह स्पष्ट होता है कि शक्ति राजनीति, नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय विधि से नियंत्रित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय हितों और शक्ति से संचालित होती। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी शक्ति संतुलन का स्वर्णिम काल माना जाता है, क्योंकि इस समय ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों के मध्य शक्ति का संतुलन बना हुआ था। यह शक्ति की साम्यावस्था निर्मित थी, क्योंकि सभी राष्ट्रों में शक्तियों का वितरण लगभग समान था, इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तत्कालीन समय में शक्ति विद्यमान थी। शक्ति के संतुलन को शक्ति की साम्यावस्था या शक्ति की बराबरी की बजाय शक्ति को अति प्रबलता के रूप में भी देखा जाता है। इसलिए शक्ति संतुलनकर्ता की भूमिका में थी। अतः ब्रिटेन की भूमिका संतुलन के रूप में अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाए रखने की थी। ऐतिहासिक रूप में शक्ति के संतुलन या शक्ति की साम्यावस्था को भंग करने का श्रेय फ्रांसीसी क्रांति को जाता है। जब इस फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा राजनीतिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन के प्रयास किए गए, तो व्यक्ति के अधिकारों एवं उसकी स्वतंत्रता को प्राथमिक रूप में उठाया गया। वर्तमान समय में शक्ति का केंद्र केवल राष्ट्र राज्य ही नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन एवं विश्व व्यापार शक्ति के उभरते नवीन केंद्र हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत में संतुलक यानी बैलेंसर वह राष्ट्र होता है जिसके पास इतनी शक्ति हो कि वह जिस पक्ष में जाए वह पक्ष अधिक शक्तिशाली हो जाता है। संतुलक यानी बैलेंसर हमेशा संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ग्रेट ब्रिटेन को बैलेंसर माना जाता था। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका को बैलेंसर माना जाता है। शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए साधन कौन कौन से हैं? क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, मध्यवर्ती राज्य यानी मिडिल स्टेट या बफर स्टेट, सशस्त्रीकरण यानी आर्मामेंट, फिर मैत्री संधि यानी फ्रेंडली ट्रीटी होती। फिर वर्तमान समय में शक्ति संतुलन। तो शीत युद्ध के बाद वर्तमान युग में कुछ लोगों का विचार है कि अमेरिका एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन कायम है। तो अमेरिका का एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन कायम है। अन्य लोगों का विचार है कि वर्तमान विश्व बहुध्रुवीय है यानी मल्टीपोलर है, इसमें अमेरिका अत्यधिक प्रभावी है। कुछ लोग इस विश्व को नॉन पोलर विश्व की संज्ञा दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं शक्ति का संतुलन। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण करने का मूल उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्र राज्यों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास करना तथा राज्यों के मध्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं मानवीय सहयोगों में वृद्धि करना तथा मानवाधिकारों की रक्षा करना। अंतरराष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अध्याय 7 के प्रावधान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में सामूहिक सुरक्षा निर्मित करेगा। किसी एक राज्य पर आक्रमण संपूर्ण विश्व की शांति पर आक्रमण माना जाएगा। अतः प्रत्येक राज्यों की सुरक्षा का दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के जिम्मे था। ऐसी स्थिति में क्या शक्ति के संतुलन की धारणा प्रासंगिक है? सैद्धांतिक रूप में देखा जाए तो शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, यानी जो बैलेंस ऑफ पावर है और कलेक्टिव सिक्योरिटी या बस में डाइकोटोमस या एंटीथेटिकल प्रतीत होते हैं। परंपरागत शक्ति संतुलन के समय सामूहिक सुरक्षा की कल्पना अनुपस्थित थी, लेकिन यदि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बजाय शीत युद्ध काल में शक्ति संतुलन के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति संचालित हुई। इसलिए शीत युद्ध के समय जो विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उपस्थित हुए, उन राजनीतिक विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ करने में असफल रहा। उदाहरण के लिए कोरिया संकट, ईरान, इंडोनेशिया, हंगरी में हस्तक्षेप, अरब इजराइल विवाद। वस्तुतः शीत युद्ध के बाद जो पोस्ट कोल्ड वार एरा है, उसमें विश्व राजनीति में जब सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो एक बार पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रभावशाली होने की उम्मीद की गई, लेकिन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण
नाटो द्वारा सर्बिया पर किया गया आक्रमण तथा अमेरिका द्वारा दुष्ट राष्ट्रों की श्रेणी घोषित करना, क्योटो प्रोटोकॉल को अस्वीकार करना, तचेपास संधि का उल्लंघन करना, इस बात का यथेष्ट प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन अभी भी प्रासंगिक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बिंदु है कि शक्ति संतुलन का अर्थ व्यापक रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसे शक्ति के संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए आज एक ध्रुवीय शक्ति संतुलन या द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इन व्यवहारिक उदाहरणों के साथ साथ पामर एवं पार्किंसन ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया है कि वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण और संकल्पना और संरचना में भी शक्ति संतुलन के मूलभूत नियमों को देखा जा सकता है। अतः पामर और पार्किंसन के अनुसार दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसलिए कायम है क्योंकि इसके पीछे शक्ति संतुलन कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए लीग ऑफ नेशन इसलिए असफल हो गया क्योंकि उसमें ना तो अमेरिका ने भागीदारी की और ना ही सोवियत संघ ने, मतलब सोवियत संघ भी इससे दूर रहा। पामर और पार्किंसन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का विश्लेषण करते हुए इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा परिषद पर है। इसलिए सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण एवं मुख्य अंग माना जाता है। यदि 5 स्थायी सदस्यों को देखा जाए जिन्हें वीटो शक्ति प्राप्त थी, तो ये 5 शक्तियां तत्कालीन समय में महाशक्ति के रूप में विश्व व्यवस्था का निर्धारण कर रही थी। अतः स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद की संरचना तत्कालीन शक्ति संतुलन की संरचना के अनुरूप निर्मित की गई। दूसरी ओर सामूहिक सुरक्षा के साथ यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ राज्यों को आत्मरक्षा देने का अधिकार आर्टिकल 51 इस तथ्य को इंगित करते हैं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करने में असफल तो नहीं होगा। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी स्पष्ट अलग प्रावधान है जो आर्टिकल 52 से 54 में वर्णित है। इसके अनुसार नाटो तथा वार्सा जैसे संगठनों का निर्माण भी किया गया। इसलिए क्या नाटो की सहयोगी सुरक्षा महत्वपूर्ण है या संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा? सामूहिक सुरक्षा के होते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा का विकल्प क्यों प्रदान किया गया? यदि व्यवहारिक उदाहरणों से देखा जाए तो सामूहिक सुरक्षा की बजाय नाटो की सुरक्षा ज्यादा प्रभावी हुई। हेडले बुल का मानना है कि शक्ति संतुलन के द्वारा छोटे राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। शक्ति संतुलन और शक्ति के संदर्भ में 3 प्रकार के दृष्टिकोण आते हैं। पहली श्रेणी के विचारकों के अनुसार एक ध्रुवीय विश्व में शांति एवं स्थायित्व की संभावना सर्वाधिक होती है क्योंकि एक महाशक्ति के द्वारा समूचे विश्व पर नियंत्रण कर लिया जाता है तथा उसके निर्देश के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संस्थाओं और नियमों का निर्माण होता है। इस श्रेणी के विचारक आधिपत्यवादी स्थायित्व के सिद्धांत को मानते हैं, यानी इस श्रेणी के विचारक हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी पर विश्वास करते हैं, जिनके अनुसार एक महाशक्ति का आधिपत्य समूची विश्व व्यवस्था के स्थायित्व में सहायक होता है। दूसरा, केनेथ वाल्ड जैसे न्यू रियलिस्ट विचारक उपरोक्त मत से सहमत नहीं है। इनके अनुसार द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन अधिक स्थायी होता है क्योंकि शक्तियों के लगभग समान वितरण के कारण एक गुट दूसरे गुट पर आक्रमण नहीं करता। उदाहरण के लिए शीत युगीन विश्व में अमेरिका एवं सोवियत संघ के मतभेदों के बावजूद सीधा युद्ध नहीं हुआ तथा वर्ष 1965 के क्यूबा संकट का भी शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया। तीसरी श्रेणी के विचारकों में मार्गेंथेव एवं कार्ल ड्यूस सम्मिलित हैं, जिनके अनुसार बहुध्रुवीय विश्व में शांति एवं स्थायित्व की सर्वाधिक संभावना होती है क्योंकि इसमें शक्तियों का लगभग समान वितरण होता है। एक राज्य की शक्ति अधिशेष को दूसरा राज्य प्रति संतुलित कर देता है। बिटकॉफ के अनुसार उपरोक्त मतों में कौन सा मत सत्य के अधिक निकट है यह कहना कठिन है तथा यह भी कहना कठिन है कि किस व्यवस्था में अधिक शांति और स्थायित्व होगा। डिटरेंस प्रतिरोध, परमाणु छतरी, विस्तारित प्रतिरोध, ये क्या है इसको देखते हैं। तो डिटरेंस जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला और विस्तारित प्रतिरोध यानी एक्सटेंडेड डिटरेंस, ये क्या है? तो डिटरेंस के द्वारा शक्ति संबंधों को व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामंजस्य की बजाय विरोधी संबंधों को प्रकट किया जाता है। डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है जिसके द्वारा राज्यों के आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है क्योंकि आक्रामक राष्ट्र आक्रमण से होने वाले संभावित नुकसान को देखते हुए आक्रमण नहीं करता।
डिटरेंस भय को व्यक्त करने का एक माध्यम है जिसके अंतर्गत राज्यों के अनपेक्षित व्यवहार को वर्णित किया जाता है। डिटरेंस के दो प्रकार हैं, परंपरागत डिटरेंस यानी ट्रेडिशनल डिटरेंस और दूसरा है परमाणु डिटरेंस। तो कन्वेंशनल डिटरेंस और दूसरा है न्यूक्लियर डिटरेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परमाणु डिटरेंस को डिटरेंस का पर्याय माना गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान होती हैं। पहला, क्या उन्हें राज्यों को परमाणु हथियारों का प्रयोग करना चाहिए? दूसरा, परमाणु हथियारों के संभावित आक्रमण से राज्य स्वयं को किस प्रकार सुरक्षित रखें? जापान पर पहली बार परमाणु हमले के बाद अमेरिकी विदेश नीति में परमाणु हथियारों की सर्वोच्चता का प्रभावी प्रयोग किया गया तथा परमाणु हथियारों की धमकी के द्वारा अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फॉस्टर डलेस ने कगार की नीति यानी पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का पालन किया। अमेरिका ने ऐसा प्रदर्शित किया कि वह वास्तव में परमाणु हथियारों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा अन्य राष्ट्रों में सौदेबाजी भी की गई, अतः अमेरिका ने परमाणु हथियारों के विनाश का आतंक पैदा किया। राष्ट्रपति आइजनहावर ने साम्यवाद और सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग का समर्थन किया, ऐसा बिटकॉफ का मत है। परंतु अन्य विचारक इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उनके अनुसार अमेरिका ने कभी भी परमाणु हथियारों के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया। वर्ष 1949 में सोवियत संघ ने परमाणु विस्फोट किया। अमेरिका ने शांतिपूर्ण अस्तित्व का नारा दिया। इसके अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य सैन्य संघर्ष संभव नहीं है। सोवियत संघ ने आर्थिक एवं राजनीतिक कूटनीति द्वारा अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर करने पर बल दिया। प्रथम चरण में अमेरिका की सामरिक क्षमता सोवियत संघ से निर्णायक रूप में बेहतर थी। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने पहली बार अंतरिक्ष उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि सोवियत संघ अमेरिका के दूर दराज के ठिकानों पर भी हमला कर सकता है। वर्ष 1960 के दशक में क्यूबा संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी ने क्रुश्चेव को क्यूबा से सोवियत प्रक्षेपास्त्रों को हटाने के लिए बाध्य किया। क्यूबा संकट के दौरान पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो सकता है। इस संकट के दौरान अमेरिका की नीति में परिवर्तन आया। इस समय तक सोवियत संघ ने परमाणु क्षेत्र में अमेरिकी सर्वश्रेष्ठता को तोड़ दिया था। अतः अमेरिका ने नई रणनीति का प्रयोग करते हुए परमाणु हथियारों के प्रयोग के बजाय राजनैतिक सौदेबाजी का सहारा लिया। 70 के दशक में डिटरेंस को पारस्परिक सुनिश्चित विनाश यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के पर्याय के रूप में व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के मध्य अगर युद्ध हुआ तो सर्वविनाशक होगा। इसमें किसी की हार या जीत संभव नहीं है ना, सभी हारेंगे। क्यों? क्योंकि जब मर जाएंगे सब लोग तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, सभी निपट जाएंगे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विजय की बजाय अस्तित्व की चिंता प्राथमिक हो गई। यहाँ यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 70 के दशक में दोनों महाशक्तियों की सामरिक क्षमता समान थी। परमाणु डिटरेंस में 70 के दशक के दौरान निम्नलिखित प्रतिवृत्तियां उभरी। पहला, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने सहयोगी मित्रों को भी परमाणु डिटरेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, जिसे एटमी छतरी या एटॉमिक अम्ब्रेला कहा गया या विस्तारित एक्सटेंडेड डिटरेंस भी कहा गया। दूसरा, दूसरी ओर परमाणु हथियारों के अप्रसार पर बल दिया गया। परमाणु हथियारों की कटौती के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य अनेक समझौता हुए। आलोचकों के अनुसार यथार्थवादी विश्व में यह कहना कठिन है कि महाशक्तियां अपने मित्रों की रक्षा हेतु स्वयं विनाशक संघर्ष में संलग्न होंगी। परमाणु उपयोगिता सिद्धांत तो न्यूक्लियर यूटिलिटी थ्योरी के अनुसार परमाणु हथियारों का प्रयोग केवल डिटरेंस के लिए ही नहीं, युद्ध के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु हथियारों के प्रसार से इनके प्रयोग की प्रायिकता में वृद्धि होती है। यद्यपि यह प्रयोग सीमित रूप में होगा, ऐसा इसकी मान्यता है। आक्रामक युद्ध से रक्षात्मक विकास की ओर, तो फ्रॉम एग्रेसिव वॉर टू डिफेंसिव डेवलपमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के हेतु आक्रामक नीति का प्रयोग किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन ने 80 के दशक में स्टार वार का नारा दिया, जिसके अंतर्गत अमेरिकी भूमि की रक्षा अंतरिक्ष में निर्मित कंप्यूटर प्रणाली द्वारा करने की योजना बनाई गई, जो किसी भी बाह्य प्रक्षेपास्त्र को सीमा पर ही निष्क्रिय कर देगा। इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने परमाणु डिटरेंस पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। आलोचक भी यह मानते हैं कि परमाणु हथियार आक्रामक हथियार है, रक्षात्मक नहीं। तो ये एग्रेसिव वेपन्स हैं, ये डिफेंसिव वेपन नहीं। वर्ष 1985 में सोवियत संघ ने गोर्बाचेव के
सत्ता में आने के पश्चात परमाणु हथियारों की कटौती हेतु व्यापक पहल की गई, क्योंकि सोवियत संघ आर्थिक रूप में खस्ताहाल हो चुका था तथा उसे अमेरिकी सहायता की आवश्यकता थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात युद्धोत्तर विश्व में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने दुष्ट राज्यों को परमाणु हथियार प्राप्त करने पर करार प्रतिबंध लगाने की पहल की। दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप और डिटरेंस। तो वर्ष 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किए, पर पश्चिमी विचारकों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मध्य डिटरेंस की संकल्पना लागू नहीं होगी तथा उनके मध्य परमाणु हथियारों का संघर्ष सुनिश्चित है। अमेरिका ने भारत पर परमाणु कार्यक्रम बंद करने के लिए दबाव बनाया, परंतु विगत 10 वर्षों के दौरान दोनों के मध्य परमाणु हथियारों के प्रयोग के विकल्प पर विचार नहीं किया गया। नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के मध्य परमाणु क्षेत्र में विश्वास निर्माण के प्रयोग उपाय किए गए। इस बिंदु पर परस्पर विरोधी मत पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध सभी प्रकार के हथियारों के प्रयोग पर विचार करेगा, जिसमें परमाणु हथियार भी सम्मिलित होंगे। तो इसमें क्या कहा गया भारत के द्वारा कि हमने अपने हथियार दिवाली में फोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं, है ना, आप करेंगे तो हम भी करेंगे। जबकि दूसरी ओर तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने नो फर्स्ट यूज की संकल्पना का समर्थन किया। भारत ने आरंभ में ही नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का समर्थन किया था। अब अमेरिका सहित अनेक विकसित राष्ट्र भारत को परमाणु क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षमता वाला उत्तरदायी राष्ट्र मानते हैं। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र बन चुका है, रिस्पॉन्सिबल देश बन चुका है।